नौजवान, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम जय मीम। मैं आपका अपना बच्चा, आपके बीच का अतीक अहमद खान, आपके बीच कोई तकरीर या कोई जज्बाती तकरीर करके आप लोगों का वोट मांगने नहीं आया हूं। मैं आपको सिर्फ ये बताने और समझाने आया हूं कि किस तरह से एक 15 साल के बुजुर्ग एमएलए ने, जिन्हें अकबर साहब ने 69 साल और 70 साल कर गए, वो 69 और 70 साल के एमएलए ने किस तरह से मुसलमानों को ठगा है और मुस्लिम कौम के नाम पर वोट मांग कर ठगा है। मैंने अपनी पिछली तकरीर में गोवंडी से रिलेटेड कुछ डेटा बताया था, आज मैं वहीं से आगे बढ़ूंगा। मैं पुरानी कोई बात रिपीट नहीं करूंगा इंशाअल्लाह। आज मैं बात करूंगा एजुकेशन की। गोवंडी के अंदर जिस तरह से हमारे 15 साल के एमएलए जो 450 करोड़ के मालिक हैं, किस तरह गरीबों की बच्चों को पढ़ाई से उन्होंने रोका, किस तरह से आपको एजुकेशन से उन्होंने दूर रखा, मैं आपको वो बताने आया हूं। क्लास 10वीं क्लास के बाद अगर आप गोवंडी के अंदर देखोगे तो 55% लोग जो है वो कॉलेज नहीं जा पाते हैं। 45% लोग, 40% लोग ही सिर्फ इस कॉलेज पहुंच पाते हैं 11वीं जमात के अंदर। आज गोवंडी का ये डेवलपमेंट मॉडल है कि यहाँ पर एजुकेशन के लिए 10वीं तक तो फ्री में लोग पढ़ भी लेते हैं पीएमसी स्कूल में जैसे तैसे करके, लेकिन उसके बाद कॉलेज पहुंचने की जब बात आती है तो उनकी पढ़ाई रुक जाती है। आवाज यहाँ पे। और अगर आप मुंबई सिटी की बात करें तो मुंबई सिटी के अंदर 100 में से 90% लोग जो है वो जाते हैं कॉलेज को, और हमारे यहाँ पर सिर्फ 40%। इसी मुंबई शहर के अंदर 90 लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं 11वीं के बाद, 10वीं के बाद, 10वीं जमात के बाद, और हमारे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 40 लोग जा पाते हैं। इसका जिम्मेदार मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, कौन है? आप आवाज उठाकर बात बताइए, इसका जिम्मेदार कौन है? 15 साल से जिस एमएलए को आपने जिताया वो इसका जिम्मेदार है या नहीं है? अपने हाथों को उठाकर जवाब दे। मैं कहता हूं एमएलए जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार ये जनता है जिसने एक एमएलए को 3 बार ठगने के लिए दिया। एक बार ठगा, ठीक था, दूसरी बार ठगा, चलो आप नादान थे, लेकिन तीसरी बार कैसे ठग गया? चौथी बार फिर आया, चौथी बार फिर ठगी करने आया है। क्या गोवंडी की जनता ठगी करने वालों को वोट देगी? क्या गोवंडी की जनता इस बार वोट करेगी ठगी करने वालों को? ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की बात करूंगा मैं। दूसरी तरफ ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हैदराबाद में चले जाइए, मैं खुद जाकर देखकर आया हूं। वहां पर 25,000 बच्चियों को फ्री तालीम दी जाती है। ये हमारे कायद है जिन्होंने 25,000 बच्चियों को हर साल फ्री एजुकेशन देने का काम किया है। और एक ये हमारे कायदे मिल्लत है जो बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं, और एक 15 साल से जो आपका वोट लेकर यहाँ से जा रहा है वो फायदे मिल्लत है। तो आपको चुनना है कायदे मिल्लत या फायदे मिल्लत। आप बताइए, कायदे मिल्लत या फायदे मिल्लत? फायदे मिल्लत। अगर मैं आपके हेल्थ की बात करूं, आपके स्वास्थ्य की मैं बात करूं, तो हेल्थ के नाम पर यही पीछे एक डंपिंग ग्राउंड है। इस डंपिंग ग्राउंड में आपको पता है रोज कितनी ट्रक आती है कचरा लेकर पूरी मुंबई का? 1200 ट्रक आती है 6,500 मेट्रिक टन कचरा लेकर। 6,500 मेट्रिक टन गार्बेज यहाँ पर डंप करती है।
और आपको पता है उसमें कॉन्ट्रैक्ट किसका है? आपको पता है? आपके उसी फायदे मिल्लत का जिसने आपका वोट लेके आपका वोट लेकर आपके बच्चों को कचर कुंडी दिल दे दिया, जिसने आपका वोट लेकर 2009 के अंदर एसएमएस कंपनी दे दी, जिसने आपका वोट लेकर 2011 के अंदर सीमेंट फैक्ट्री दे दी, ताकि आपके बच्चों की उम्र 39 साल हो और आपके बच्चे मरे और इनके बच्चे लंदन में घूमे, 500 करोड़ की गाड़ियों में घूमे, 1000 करोड़ की शॉपिंग करे, और ये गरीब जनता जिन्होंने सिर्फ इतना ही मांगा था कि साहब मुझे एजुकेशन दे दो, साहब मेरे बच्चों को पढ़ा दो, साहब मेरे घर में मेरी माँ बूढ़ी बीमार है, साहब मेरी बहन बीमार है, मेरा बेटा पढ़ लिख कर नौकरी चाहता है, मिला आपको? हाथ उठाकर ईमानदारी से जवाब दो, मिला आपको? तो ऐसे फायदे मिल्लत को इस बार आपको सिर्फ और सिर्फ 20 तारीख को 6 नंबर के बटन पर पतंग के निशान को वोट देकर तमाम फायदे मिल्लत को छठी का दूध याद दिला देना है। आप दिलाएंगे ना? आप दिलाएंगे ना? और आगे बढ़िए, हॉस्पिटल के नाम पर मैं आपको एक छोटा सा डेटा और बता देता हूं कि अस्थमा, इस असेंबली के अंदर अस्थमे के जो मरीज हैं, 100 में से 9 लोगों की मौत अस्थमे से होती है। 9.16% लोग गोवंडी के अंदर अस्थमे से मर रहे हैं। और अस्थमा मालूम है आपको, सांस की बीमारी होती है। ये बीमारी सिर्फ ये डंपिंग ग्राउंड, एसएमएस कंपनी, सीमेंट फैक्ट्री, धूल दक्कड़ और जगह जगह पर इनके लोग जो कचरा जला रहे हैं करोड़ों कमाने के लिए, वो आपके घरों में अस्थमा पहुंचा के आपके लोगों को कब्रिस्तान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि आपके लोगों को जो कब्रिस्तान पहुंचा रहा है उसे वोट करेंगे? वोट उसे करेंगे जो आपको जिंदगी दे। इंशाअल्लाह एमआईएम जीत कर आएगी। तो मैंने पहले ही वादा कर दिया है कि 4 दिन के अंदर आपके प्राइमरी केयर हॉस्पिटल, 7 माले वाले हॉस्पिटल का एस्टेब्लिशमेंट लेटर लाकर मैं आपके कदमों में डाल दूंगा इंशाअल्लाह। मैं अपनी माँ बहनों से उस दिन भी मैंने मुखातिब होकर मैंने एक बात कही थी, आज फिर मैं एक बात कह रहा हूं। आप मैटरनिटी मोर्टालिटी रेट, जिसमें बच्चा पैदा होते वक्त माओ की जो मौत हो जाती है, आपको पता है मानपुर शिवाजी नगर असेंबली में कितना है? 16%। यानी हर 100 औरतें जो बच्चा पैदा कर रही हैं उसमें से 16 औरतों की मौत हो जाती है। और हमारा एमएलए बोलता है मैंने हॉस्पिटल की बिल्डिंग बना दी, मैं इधर पे फ्री इलाज दे रहा हूं, मैं उधर फ्री इलाज दे रहा हूं। तो ये हमारी माओ बहनों की जानें क्यों जा रही है, इसका जवाब मुझे आपसे चाहिए। क्योंकि उस नाकारे एमएलए को मैं ज्यादा कुछ समझता नहीं हूं, उसने अपना बिजनेस बड़ा करने के चक्कर में इस जनता को भूल गया, लेकिन 3 बार यही जनता ने जिताकर उन्हें असेंबली के अंदर भेजा। आज क्या ये जनता फिर ठगी करके उस नाकाम नेता को वापस असेंबली भेजने का काम करेगी? तो अब इस बार आप असेंबली किसको भेजेंगे? अपने बच्चे को, अपने भाई को, या आपके बीच के किसी इंसान को, या ऐसे पैसे वाले नेताओं को? किसको भेजने का काम करेंगे? जोर से बोलिए। मुझे कहा गया था इलेक्शन लड़ने के पहले, मेरा कोई इलेक्शन लड़ना पेशा नहीं। आपने इसके पहले मुझे कभी देखा है किसी पॉलिटिकल स्टेज पर? लेकिन आप मजलिस के स्टेज पर देख रहे हैं। मैं वहीं बैठा करता था, दूर से तकरीरें सुना करता था और मैं सोचता था कि किसको वोट करूं। लेकिन इस असेंबली के एमएलए ने मेरी एक मुतालबा किया था मैंने कि मुझे एक लाइब्रेरी दे दो जहां मैं यूपीएससी और एमपीएससी के बच्चों को फ्री तालीम देकर आईएएस आईपीएस लेवल का ऑफिसर बना सकूं इस असेंबली के अंदर। और उस एमएलए ने क्या किया? यहाँ पुलिस स्टेशन, पुलिस के लोग मौजूद हैं। पुलिस स्टेशन में लेटर दिया जाता है कि मैं इनके लोगों को डरा कर पैसे मांगता हूँ। अब आप बताइए, डरा कर घर और नशा फरोख्त करने वाले एमएलए को आप वोट देंगे? आप अगर अपने बच्चों को जिंदगी
देना चाहते हो, आप अगर अपने बच्चों को एजुकेशन देना चाहते हो तो आप कायद चुनो असद साहब जैसा, आप कायद चुनो अकबरुद्दीन ओवैसी जैसा, जो ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस चला रहे हैं, जहां 10 स्कूल, जूनियर कॉलेज और अनकरीब डिग्री कॉलेज बनने जा रहा है। और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने आपसे वादा करके गया है, मुझे ये कहा है कि जमीन देखना शुरू करो, मेरा 11वां स्कूल जो होगा गोवंडी के अंदर होगा, ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। तो आपको डिसाइड करना है, आपको ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस चाहिए या दुबई में नशा बेचने वाला व्यापारी चाहिए। एक मुद्दा और, मेरे पास टाइम बहुत कम है, मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा असद साहब यहाँ बोले और आप लोगों से मुखातिब हो। मुझे मालूम है आप लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। सुनिए, नामूज़े रिसालत का मसला महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर एमआईएम के जो दिग्गज नेता, जो दिग्गज लीडर है महाराष्ट्र के, जनाब इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद से चलकर कहाँ चले आए, मुंबई। लेकिन इन नाकाम एमएलओ ने जो आपका वोट मुसलमानों के नाम पर मांगते हैं, क्या आपके बच्चों को एक गिलास पानी पिलाया थाने पहुंचकर? पिलाया? क्यों नहीं पिलाया? फिर मैं कह रहा हूं, जिनका कायद धोती पहनता हो और उस धोती के अंदर आरएसएस की चड्डी हो, वो आपको कभी नामूज़े रिसालत के लिए पानी नहीं पिला सकता। और मेरे कायद को देखे, मेरे कायद की टोपी को देखे, मेरे कायद की दाढ़ी को देखे, उनके पहनावे को देखे, हर एक चीज में नामूज़े रिसालत की झलक आती है। ये नामूज़े रिसालत के पैरोकार है। अगर आप एमआईएम को जिताकर भेजते हैं तो गोवंडी से नामूज़े रिसालत की जो आवाज उठेगी, गोवंडी से नामूज़े रिसालत के लिए जो बिल विधानसभा में प्रेजेंट किया जाएगा, ये रोजे महशर के दिन गोवंडी के हर लोगों के लिए ये बाइस मग़फ़िरत बन जाएगा। तो आप चाहते हैं ना नामूज़े रिसालत का बिल प्रेजेंट हो विधानसभा के अंदर? अब आपके सामने एक चीज बार बार कही जा रही है कि अगर आपने एमआईएम को वोट दिया तो आपका वोट बढ़ जाएगा। मैं आपके बीच में ये लिख कर देना चाहता हूं, कोई भी स्टैम्प पेपर लाइए 500 रुपए का, मैं लिख कर दे देता हूं। अगर ये ना हुआ तो मैं गोवंडी में नजर नहीं आऊंगा। आपके पुराने एमएलए ये इलेक्शन हार रहे हैं, समाजवादी पार्टी ये इलेक्शन हार रही है और समाजवादी पार्टी को वोट देना, वोट को जाया करना है। एमआईएम पार्टी जीत रही है। अगर एमआईएम का एक वोट आप बढ़ाकर देते हो तो नामूज़े रिसालत बिल के लिए होगा। वोट देके अच्छा लीडर भी चुने, वोट देके अपने बच्चे को आगे भी बढ़ाए, वोट देकर सवाब भी पाए। वोट देना बहुत जिम्मेदारी का काम है। वोट बड़ी जिम्मेदारी से डाले, सिर्फ उसे डाले जो उसका हकदार हो। और मैं आपको क्या बताऊं, असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है आपके हर मसले पर, ट्रिपल तलाक के मसले पर, बिग बैंड के मसले पर, नकाब हिजाब के बैन के मसले पर, आपके वक्त के मसले पर, आपकी अजान के मसले पर, आपके नमाज के मसले पर, हर मसले पर असदुद्दीन ओवैसी नजर आता है। और जो 37 एमएलए आज विधानसभा में है, लोकसभा के अंदर है 37 एमएलए, उन 37 एमएलए को लाकर यहाँ पर घुमाया जा रहा है ताकि आपको फैलाए। तो मैं आपसे कह दूं, जब भी मुसलमानों, दलितों, पिछड़ों की कोई भी बात आती है तो ये 37 एमएलए इस तरह से मेरे कायद को देखते हैं कि कायद कुछ कहे और वैसे 37 एमएलए को लाकर आपका वोट मांगा जा रहा है। तो जिसे 37 एमएलए, 37 एमपी, मुझे माफ करना, जो 37 एमपी है इस कायद को देखते हैं और उनको लाकर वोट मांगा जा रहा है। आज तो गोवंडी के अंदर मेरे कायद खुद आ गए हैं, तो क्या आप इन्हें वोट नहीं करेंगे? करना पड़ेगा, यह आपका फर्ज बनता है। तो इस बार समाजवादी पार्टी हार रही है। दो बातें कह के आपसे रुखसत हो जाऊंगा मैं। एक तरफ नवाब साहब आ गए इलेक्शन लड़ने के लिए, बोलना जरूरी है। ईडी ने जब पकड़ा जेल चले गए,
बीमार हो गए, बीमारी का बहाना लेकर बाहर घूम रहे हैं और इलेक्शन का प्रचार कर रहे हैं और मुसलमानों का वोट बटोरकर ले जाकर मोदी और योगी जो नारे दे रहे हैं बटोगे तो कटोगे, उनके पैरों में डालने का काम कर रहे हैं। तो मुसलमानों, योगी के नारे को मैं आपके बीच में कह रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ ने जो नारा दिया वो दरअसल मुसलमानों के लिए दिया, अगर बटोगे तो कटोगे, क्योंकि ट्रेन के अंदर आपकी मॉब लिंचिंग हो रही है, न सड़कों के ऊपर आपके लोगों को मारा जा रहा है, स्टेशनों पर आपका नकाब को छीना जा रहा है। अगर आप आज मुस्तैद नहीं हुए तो कल कटोगे, आज बटोगे तो कल कटोगे। ऐसी पार्टी को जो आपका वोट ले जाकर मोदी और योगी की गोदी में डालना है, क्या आप उसको वोट देना गवारा करेंगे? बिल्कुल नहीं। एक तरफ वो पार्टी जो गुस्ताखे रसूल को सपोर्ट करती है और दूसरी तरफ मैं फिर आना चाहता हूं, आपको याद दिलाना चाहता हूं, एक तरफ गुस्ताखे रसूल पार्टी और दूसरी तरफ गुस्ताखे अरे आले रसूल है। बताइए आप, 2022 में एक आले रसूल के लिए एक रैली निकाली गई थी डंडे झंडे हॉकी के साथ। एक हमारे यहाँ का गब्बर है जो गरीबों को डरा डरा कर खुद को गब्बर कहता है। अगर वो गब्बर है तो माँ की कसम, मैं आपको आपकी भाषा में बोल रहा हूँ, अगर वो गब्बर है तो मैं माँ की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं भी शेर बब्बर हूँ ऐसे गब्बरों के लिए। और मैं कभी आज तक कभी नहीं कहा कि मैं शेर बब्बर हूं, लेकिन पता है ये पावर कहां से आ रहा है? एमआईएम, मजलिस, मेरा सदर, मेरा गुरूर है। और मेरे सदर ने मुझे जब मेरे हाथों को, अपने हाथों को मेरे सर पर रखा तो मेरे अंदर एक शेर दिल जो बच्चा था वो जाग कर खड़ा हो गया और हर जुल्म के खिलाफ गवंडी के उतनी तेजी से जवाब देगा जितनी तेजी से जालिम जुल्म करेगा, उतनी तेजी से आवाज और बचाने के लिए हम खड़े हो जाएंगे इंशाअल्लाह। आखिर में 2 मिनट का वक्त लेते हुए मैं आपको सिर्फ एक शेर याद दिलाना चाहता हूं, जिसे कहकर उस शेर को पढ़कर सलमान अजहरी साहब के ऊपर पुलिस ने एक्शन लिया था। मैं ये शेर गोवंडी के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं, गोवंडी के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं, मानपुर शिवाजी नगर असेंबली के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं। कुछ देर की खामोशी है, फिर शेर